नमस्कार दोस्तों, पीएसपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश श्रीवास्तव। पीएसपी एकेडमी जो कि कस्टम ब्रोकर एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है, आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश श्रीवास्तव, फैकल्टी, ट्रेनर, मेंटर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 6 वीडियोस की सीरीज का ये मेरा लास्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 टू क्वेश्चन नंबर 150 ऑफ प्रीवियस ईयर 2020। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हल करने से आपके पास होने की संभावनाएं 50% से इंक्रीज हो जाती हैं। और तब जबकि आपको क्वेश्चंस के साथ उसका आंसर भी मिले और वो आंसर क्यों सही है उसकी रीजनिंग भी मिले, तब वो आपके बहुत काम आ सकता है। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। An importer files a warehousing bill of entry wherein following details are there. Assessable value is rupees 1 lakh, BCD is 10%, SWS is 10%, IGST is 18%, right? The importer sells the goods while the same are still in warehouse for rupees 1,50,000 exclusive of taxes. The buyer clears the goods from the warehouse. On what value IGST should be paid while clearing the goods from the warehouse? देखिए, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के सेक्शन 3 में क्लियरली ये मेंशन है कि आईजीएसटी का जो पेमेंट किया जाता है वेयर हाउसिंग में डायरेक्ट सेल पे वाइल कीपिंग इन वेयर हाउस, तो जो लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है उस पे आईजीएसटी पेएबल होती है। यहां आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? 1,50,000। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1,50,000। आंसर से देख लीजिए, ऑप्शन ए इज 1 लाख रुपीज, ऑप्शन बी इज रुपीज 1,50,000, ऑप्शन सी इज 1,11,000, ऑप्शन डी इज 1,21,000। बी रुपीज 1,50,000 is your correct answer. Coming to question number 102. Which is the document to be delivered by person in charge of a vehicle exporting goods through the land custom station LCS? जब LCS के थ्रू कोई एक्सपोर्ट होता है या LCS के थ्रू लैंड कस्टम स्टेशन के थ्रू कोई इंपोर्ट होता है, तब आईजीएम ईजीएम की जगह इंपोर्ट रिपोर्ट या एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल होती है। तो यहां कहता है कि जब पर्सन इंचार्ज अपने व्हीकल को LCS से एक्सपोर्ट के लिए ले जाएगा, उस समय कौन सी रिपोर्ट, एक्सपोर्ट का केस है, एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल होगी। ऑप्शंस देखते हैं। एक्सपोर्ट रिपोर्ट ईजीएम, बोथ ईजीएम एज वेल एज एक्सपोर्ट रिपोर्ट, नन। एज पर सेक्शन 41 एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल होगी। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 103. Import of which of the following is not subjected to provisions of Wildlife Protection Act 1975? वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में एंडेंजर्ड सारे के सारे स्पीसीज एनिमल को प्रोटेक्ट किया हुआ है। हम देखते हैं इसमें ऑप्शंस। स्नेक्स कवर किया हुआ है,
कैक्टस, नागफनी। कैक्टस जो है वो है पौधा और ये रेगिस्तानी इलाकों में मिलता है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्टेड नहीं है। एंड अगेन वेल्स, वेल्स इज प्रोटेक्टेड। पैरट्स, yes, these are also protected. Your correct answer is cactus. Coming to question number 104. In the context of containers, TEU stands for, देखिए TEU जो होता है वो 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट होता है। 20 फीट जो आपका कंटेनर होता है उसके इक्विवेलेंट यूनिट को TEU कहते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ट्रेड एक्सपोर्ट्स यूनिट्स, ट्रेड इक्विवेलेंट यूनिट्स, 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड नन। योर आंसर इज सी, 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 105. वेयर द ऑडिट इज कंडक्टेड एट द प्रीमाइसेस ऑफ द ऑडिटी। ऑडिटी जो ऑडिट करवाने वाला है उसके प्रीमाइसेस में अगर ऑडिट कंडक्ट होता है, द प्रॉपर ऑफिसर shall complete audit within how many days? Options are 30 days from the date of starting of audit, 30 days from the date audit documents are made available, 15 days from the date audit documents are made available, 15 days from the date of starting of audit. देखिए ऑडिट रेगुलेशंस 2018 में जो प्रोविजन है वो ऑडिटर को 30 डेज का टाइम देता है, विच कैन बी एक्सटेंडेड, बट इनिशियली ही विल गेट 30 डेज टाइम। तो आप देखिए हमारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ ऑडिट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर फॉर 105। द आंसर इज ए, 30 days from the date of starting of audit. Coming to question number 106. Whether all custom broker employees issued photo identity card under Form H are authorized to sign the declarations filed before the customs. देखिए कस्टम अथॉरिटीज 3 प्रकार के आइडेंटिटी कार्ड इशू करती हैं फॉर CHS, कस्टम ब्रोकर्स के लिए। पहला होता है F कार्ड, दूसरा होता है G कार्ड, तीसरा होता है H कार्ड। F कार्ड, G कार्ड कस्टम के डिक्लेरेशंस पे साइन कर सकते हैं। H कार्ड कस्टम के डिक्लेरेशंस पे साइन नहीं कर सकता। इनफैक्ट G कार्ड के सिग्नेचर से बिल ऑफ एंट्री फाइल हो सकती है, H कार्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं कर सकता। अब देखते हैं हम ऑप्शंस हमारे क्या हैं। नो, यस इफ ऑथोराइज सो बाय द कस्टम ब्रोकर, यस इफ अलाउड सो बाय कस्टम्स, यस इफ रजिस्टर्ड अंडर द DCBA। देखिए ये जो रेगुलेट होता है वो CBLR से होता है, कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन से। तो इसमें स्ट्रेट आंसर जो है वो नो है। तो ए, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 107. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंटी डंपिंग ड्यूटी में बी इम्पोज्ड। किन केसेस में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, लगाई जा सकती है। एक्सपोर्टिंग कंट्री हैज सेंट अनवांटेड एंड रिजेक्टेड गुड्स इनटू इंपोर्टिंग कंट्री। कोई भी माल जो इंपोर्ट होता है वो अनवांटेड या रिजेक्टेड नहीं होता, इस वजह से एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई जाती। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, एक्सपोर्टर हैज डेलिबरेटली अंडर इनवॉइस्ड द गुड्स। अगर अंडर इनवॉइसिंग होगी तो वो सभी लोगों के लिए नहीं होगी, किसी पर्टिकुलर एक्सपोर्टर, पर्टिकुलर इंपोर्टर के लिए होगी। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि ये सभी पे लगती है और अंडर इनवॉइसिंग सभी लोग नहीं करते। एन एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट्स गुड्स
एट ए प्राइस लेस देन द नॉर्मल वैल्यू एट विच इट सेल्स इट इन इट्स होम मार्केट। देखिए एक्सपोर्टिंग कंट्री में जो उसकी कीमत है, मार्जिन ऑफ डंपिंग जो निकाला जाता है, वो एक्सपोर्टिंग कंट्री में जो उसकी कीमत है और जितने में वो एक्सपोर्ट कर रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो मार्जिन ऑफ डंपिंग होता है। तो ये जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। एन एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट्स गुड्स एट ए प्राइस लेस देन द नॉर्मल वैल्यू। उस कंट्री में जो नॉर्मल वैल्यू है उस आइटम की, उससे लेसर प्राइस में वो अगर एक्सपोर्ट करता है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी उस आइटम पे लगती है। एंड ऑप्शन डी, एन एक्सपोर्टर सेल्स चीप गुड्स टू कैप्चर द मार्केट इन द इंपोर्टिंग कंट्री। दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 108, गुड्स आर पिल्फर्ड आफ्टर अनलोडिंग। अनलोडिंग के बाद पिल्फर्ड हो गया। एंड बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर मेड एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस। पिल्फरेज की ये प्राइम कंडीशन है, क्या है कि अनलोडिंग के बाद और आउट ऑफ चार्ज के पहले। वेदर इंपोर्टर कैन बी आस्क्ड टू पे ड्यूटी ऑन सच गुड्स। क्या इंपोर्टर को ऐसे माल पे, जो पिल्फर्ड माल है, जो चोरी चला गया है, उस माल पे ड्यूटी देने के लिए कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। एज पर सेक्शन 13 ऑफ कस्टम्स एक्ट उस माल पे जो ड्यूटी देगा वो देगा कस्टोडियन, एज पर सेक्शन 45 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। ऑप्शंस देखते हैं। नो, यस, यस इफ ऑर्डर्ड बाय कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, यस इफ ऑर्डर्ड बाय मजिस्ट्रेट। द स्ट्रेट आंसर इज नो, ऑप्शन ए। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 109, डेफिनेशन ऑफ कस्टम स्टेशन एज पर कस्टम्स एक्ट 1962 इंक्लूड्स। देखिए जितने भी कस्टम, पोर्ट कस्टम, एयरपोर्ट कस्टम रूट्स जो अपॉइंट होते हैं सेक्शन 7 ऑफ कस्टम्स एक्ट में। अब ये कहता है कि डेफिनेशन में कस्टम स्टेशन, इनमें से किस किस को शामिल किया गया है कस्टम स्टेशन में। कस्टम स्टेशन क्या होता है? कस्टम स्टेशन वो प्लेस होता है, वो प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन होता है या एक्सपोर्टेशन, जहां से माल का क्लियरेंस होता है, जहां प्रॉपर ऑफिसर बैठता है, वो आपका माल क्लियर करता है। और जो बोर्ड द्वारा कस्टम स्टेशन घोषित हो, लैंड कस्टम स्टेशन, ये कस्टम स्टेशन होता है। फॉरेन पोस्ट ऑफिस, यस, ये भी कस्टम स्टेशन होता है। यहाँ भी एसीडीसी, अप्रेजर्स, इंस्पेक्टर्स बैठते हैं। कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस, ये कस्टम स्टेशन नहीं होता, क्योंकि कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में ये प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। तो कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में क्लियरेंस नहीं होती, क्लियरेंस होती है आपकी कस्टम स्टेशन पे। कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में तो माल रखा जाता है, तो इसलिए ये शामिल नहीं है। इसके अलावा ऊपर के दोनों फर्स्ट एंड सेकंड आर इंक्लूडेड। तो योर आंसर इज ओनली फर्स्ट, नो, फर्स्ट एंड सेकंड, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, नो, ओनली थर्ड, नो, इट इज नॉट। Coming to question number 110, what is the percentage of drawback on export goods which were imported and used after import in India if exported after 18 months of import? 18 months of import के बाद जो माल यूज भी हुआ है और आफ्टर 18 months वो री एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर कितना ड्रॉबैक मिलेगा? देखिए आफ्टर 18 मंथ्स कोई एक्सपोर्ट नहीं मिलता है, री एक्सपोर्ट पे जीरो हो जाता है। तो हम देखते हैं ऑप्शंस। अगर यूज नहीं हुआ होता, अगर यूज नहीं हुआ होता
तब 98% ड्रॉबैक मिलता। चूंकि यूज हो चुका है तो कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा आफ्टर 18 मंथ्स। ए कहता है 98%, बी कहता है 75%, सी कहता है 51%, डी कहता है नील। नील इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 111, who pay charges for test or retest of the sample drawn by customs। कस्टम्स के टेस्ट और रीटेस्ट के चार्जेस कौन बियर करता है? कस्टम में जो लगे। देखिए, कोई भी चार्जेस कस्टम्स बियर नहीं करता, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ही बियर करता है। इनफैक्ट जब आपका माल एग्जामिनेशन एरिया में लाया जाता है या एग्जामिनेशन करवाया जाता है, उसके भी चार्जेस इंपोर्टर या एक्सपोर्टर ही बियर करता है। ऑप्शंस देखते हैं। नो फी इज चार्ज, कोई शुल्क नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि कोई शुल्क नहीं लगता। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। जो चार्जेस जो बियर करता है वो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर करता है। कस्टम्स सीमा शुल्क विभाग, नहीं ये भी नहीं करता। एंड नन, जो करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन बी, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। 112, a tax of ₹6 per liter of crude oil would be an example of compound tariff, specific tariff, ad valorem tariff, MRP based tariff। देखिए, MRP बेस्ड टैरिफ जो है वो तो खत्म हो चुका है। पहले CBD जो है MRP के बेसिस पे लगती थी, अब नहीं लगती। एड वैलोरम टैरिफ वैल्यू के बेसिस पे लगता है। स्पेसिफिक टैरिफ जो होता है वो लगता है आपके वेटमेंट पे, मेजरमेंट पे, या आपके आइटम के स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। और कंपाउंड टैरिफ जो लगता है वो एड वैलोरम या स्पेसिफिक में जो ज्यादा हो उस तरह के क्लॉज उसमें होते हैं कंपाउंड में। वो दोनों चीजों को मिला के उसके बेसिस पे लगता है कि एड वैलोरम कितना बन रहा है, स्पेसिफिक कितना बन रहा है, दोनों में जो ज्यादा हो दैट विल बी एप्लीकेबल। द वन विच इज हायर। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो ₹6 पर लीटर के बेसिस पे ये कैलकुलेट कर रहा है। इट मींस वेटमेंट के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है। जितने लीटर होगा मल्टीप्लाइड बाय 6, तो लीटर क्या है? वेटमेंट, मेजरमेंट। इसके बेसिस पे चूंकि लग रहा है तो स्पेसिफिक ड्यूटी है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 113, किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम इज एसोसिएटेड विद द इंपोर्ट ऑफ विच कमोडिटी। अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी स्टोरी है। क्या है कि यूएस में बड़े रिवेल्स हुए और जो रिवेलियन थे उन्होंने जो फंडिंग जुटाई, वो फंडिंग आई उनके पास रफ डायमंड्स की सेलिंग से। तो रफ डायमंड की सेलिंग को यूएस गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा था और यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको रेगुलेट कर दिया। वो वहां से, चूंकि यूएनएससी ने रेगुलेट किया था, उसके लिए एक प्रोसेस लाए, उसका नाम था किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम। रफ डायमंड्स के साथ ये केपी सर्टिफिकेट जो है वो होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, मस्ट है। अगर ये नहीं होगा तो रफ डायमंड का क्लियरेंस नहीं होगा। अब चूंकि रिवेलियंस जो थे वो ये सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करवा सकते थे, और जो फ्लो में थे, जो बेसिकली जो ट्रेडर्स थे,
वो करवा सकते थे, इसलिए इसको मैंडेटरी किया गया। तो ये जो है किम्बरले सर्टिफिकेट प्रोसेस वो रफ डायमंड के लिए है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं, रफ डायमंड, गोल्ड, गोल्ड ज्वेलरी, प्रेसियस स्टोन्स। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, रफ डायमंड। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 114, एज पर कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशंस 2018, ए कस्टम ब्रोकर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू, क्या क्या ऑब्लिगेशन होते हैं कस्टम ब्रोकर पे? ऑब्टेन ऑथोराइजेशन फ्रॉम हिज क्लाइंट, यस, एज अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 10 ऑफ कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन। ऑथोराइजेशन लेना मस्ट है क्लाइंट से। वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ हिज क्लाइंट, केवाईसी में दिया हुआ है एज पर रेगुलेशन 10। वेरीफाई फंक्शनिंग ऑफ हिज क्लाइंट एट द डिक्लेयर्ड एड्रेस, एड्रेस भी चेक करना है, आइडेंटिटी भी चेक करना है, ये दोनों मिला के ही केवाईसी होते हैं। और आपका सबसे पहला ऑब्लिगेशन जो है वो है ऑब्टेन ऑथोराइजेशन फ्रॉम हिज क्लाइंट। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शंस देखते हैं, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 115, if actual amount not available, what percentage of FOB value is added towards cost of transport up to the place of importation? अगर एक्चुअल अमाउंट फ्रेट का नहीं पता है तो फ्रेट कितने परसेंटेज से लगेगा? दैट इज एज अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ कस्टम वैल्यूएशन रूल्स 2007, इट इज 20%। तो ऑप्शंस आर ए 20%, बी 21.125%, सी 1.125%, डी 1%। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 116, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लेविएबल ऑन, देखिए सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो लगता है वो ड्यूटी पे लगता है। आईजीएसटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस। एसडब्ल्यूएस या सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है वो बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लेविएबल होता है और बाकी किसी भी आइटम पे लेविएबल नहीं होता है। आपके ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। ओनली फर्स्ट, ए इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 117, ए बाइसिकल विदाउट सीट विल बी क्लासिफाइड एज, देखिए कोई भी अनकंप्लीट, कोई भी इनकंप्लीट, अनफिनिश्ड, सेमी नॉकडाउन, कंप्लीट नॉकडाउन, जो भी आइटम है वो रूल 2A ऑफ जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंगली कंप्लीट आइटम की तरह क्लासिफिएबल होता है। यहां कहता है ए बाइसिकल विदाउट सीट, विदाउट सीट भी वो साइकिल ही है, विदाउट सीट भी वो बाइसिकल है, इसलिए वो साइकिल या बाइसिकल की तरह ही क्लासिफिएबल है। ए बाइसिकल विदाउट सीट विल बी क्लासिफाइड एज बाइसिकल। ऑप्शंस देखते हैं, पार्ट ऑफ बाइसिकल बीइंग इनकम्प्लीट, नो इट इज नॉट। बाइसिकल, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। रेजिडुअल हेडिंग नो वेयर स्पेसिफाइड, नो दिस इज नॉट। आर्टिकल्स ऑफ MS, it means article of steel, no this is also not correct. The correct answer is option B, bicycle. Coming to next question 118, as per customs broker licensing regulation 2018, a custom broker means a person licensed to act as an agent for transaction of any business related to import or export of goods, entry or departure of conveyance, work related to audit at 8 custom station। कस्टम ब्रोकर की डेफिनेशन जो है उसमें ये तीनों काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियरेंस, एंट्री एंड डिपार्चर ऑफ कन्वेंसेस का क्लियरेंस, वर्क रिलेटेड टू ऑडिट, ये तीनों इंक्लूडेड हैं। डेफिनेशन आपकी कहां मिलेगी कस्टम ब्रोकर की? CBLR 2018 के रेगुलेशन 2 में दी हुई है। ऑप्शंस देखते हैं, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, नो दिस इज नॉट।
first, second, third is the correct answer B, and C only second and third, only first and third. B is your correct answer, first, second and third. Coming to question number 119, with implementation of online facility, supporting documents relating to export may be uploaded. All the documents, whether that is related to import or export, will be uploaded in e-Sanchit. Options are e-Sanchit, Swift, Sparrow, GSTIN. Your correct answer is A, e-Sanchit. Coming to question number 120, definition of conveyance as per the Customs Act 1962 includes. देखिए कन्वेयंस की डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962, उसमें ये तीनों ही आइटम वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल इंक्लूडेड हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, इसलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड नो, फर्स्ट एंड थर्ड नो, सेकंड एंड थर्ड नो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। डी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 121, which of the following transshipment costs are to be added in the assessment value of the import goods? assessment value में किस आइटम की ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट ऐड होगी? देखिए विद इन इंडिया, इंडिया में आने के बाद जो माल एक बार इंडिया में आ गया, विद इन इंडिया कोई भी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की ऐड नहीं होती है। ऑप्शंस आर इंडियन पोर्ट्स टू आईसीडीज, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। इंडियन पोर्ट्स टू इंडियन पोर्ट, नो। इंडियन पोर्ट्स टू सीएफएस, नो, एंड नन। द नन इज योर करेक्ट आंसर, डी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 122, where smuggled goods are mixed with other goods in such manner that the smuggled goods cannot be separated from such other goods. smuggled goods हैं वो दूसरे आइटम्स के साथ मिक्सअप हो गए हैं और दूसरे आइटम के साथ सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। इन दैट केस क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? द होल ऑफ द गुड्स शैल बी लायबल टू कॉन्फिस्केशन। यस, दिस इज द प्रोविजन कि जब उसको सेपरेट ना किया जा सके तो पूरा माल जब्त कर लो, सारा का सारा माल कॉन्फिस्केट कर लो। द ऑफेंडिंग गुड्स हैव टू बी सेपरेटेड, ऊपर ही कह दिया है कि सेपरेट नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट ही गलत है, ऐसा भी नहीं है। नन ऑफ द अबव, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन ए, द होल ऑफ द गुड्स शैल बी लायबल टू कॉन्फिस्केशन इज योर करेक्ट आंसर। Coming to question number 123, which among the following agency in India is authorized to guarantee for movement of goods under ATA Carnet, form of bill of entry and shipping bill regulations 1990? इनमें से कौन सी एजेंसी एटीए कार्नेट को हैंडल करती है इंडिया में? देखिए एटीए कार्नेट को जो हैंडल करती है इंडिया में वो है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शंस देखते हैं। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, नो। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, नो, दिस इज नॉट। कोफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। Option B is your correct answer. Coming to question number 124, import of second hand photocopiers as per the foreign trade policy is। देखिए सेकेंड हैंड आइटम्स की इंपोर्ट के लिए जो पॉलिसी है उसमें फोटोकॉपिंग मशीन जो होती है अगर वो सेकेंड हैंड है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड एंड यू नीड टू हैव ए इंपोर्ट लाइसेंस from DGFT. Options are freely importable, no, this is not a freely importable item. Restricted and is importable only against authorization, yes, this is the correct answer. And C, prohibited, D, none. Option B is your correct answer. Coming to question number 125, an exporter exports goods worth rupees 1 lakh FOB. The export proceeds are realized to the extent of rupees 90,000
MEIS rate for the goods exported is 5%. What should be the MEIS amount? हमेशा एक्सपोर्ट में जो भी बेनिफिट मिलेगा आपको वो मिलेगा जितना रेमिटेंस रियलाइज हुआ है, जितना सेल प्रोसीड रियलाइज हुआ है। यहाँ रियलाइज्ड अमाउंट कितना है? 90,000। 90,000 का 5% 4,500। Option B is your correct answer, 4,500. Other options are A 5,000, C 4,000, D none. Option B 4,500 is your correct answer. Coming to question number 126. Prohibited goods as per Foreign Trade Policy 2015-2020 are freely importable and can be cleared for home consumption. Prohibited goods import हो ही नहीं सकती, तो ये कहता है फ्रीली इंपोर्टेबल, दिस इज नॉट करेक्ट। कैन नॉट बी क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। उनका क्लियरेंस होम कंजम्पशन के लिए नहीं हो सकता। कैन बी क्लियर्ड आफ्टर एडजुडिकेशन एंड पेनल्टी ऑफ फाइन, पेनल्टी, ड्यूटी इन एनी वे दैट कैन नॉट बी क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट है, नन ऑफ द एबव। ऑप्शन बी cannot be cleared for home consumption is your correct answer. Coming to question number 127. The import of cylinders valves shall be of a type and standard as specified in schedule 1st of the gas cylinder rules 2004 and would require approval from, देखिए सिलेंडर वाल्व पे जो है BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से आपको BIS लेना होता है, बट इसको एक एग्जाम्पशन मिला हुआ है। उस एग्जाम्पशन की वजह से अगर सिलेंडर या बाल्ब्स NOC ले लेते हैं चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स नागपुर से, तब फिर उनको BIS की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन ए चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स इज द करेक्ट आंसर। अदर ऑप्शंस आर ज्यूरिडिक्शनल एंड प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम, इनकरेक्ट। ज्यूरिडिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ कस्टम, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। Pollution Control Board, Pollution Control Board is nowhere linked to import of cylinders valves, so this is also incorrect. Your option A is correct answer. Coming to question number 128. The amount of penalty that can be imposed on a F card holder for contravention or the regulation or failure to comply with provisions of these regulations under the provisions of regulation 18 of customs broker licensing regulations 2018, पेनल्टी एफ कार्ड होल्डर पे कितनी लग सकती है? एज पर CBLR कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशंस के रेगुलेशन 18 के अकॉर्डिंगली दैट कैन बी अप टू 50,000। ऑप्शंस आर नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, yes this is the correct answer. B is not exceeding 10,000 rupees, no this is for G card. Not exceeding 1 lakh rupees, no this is not, this is incorrect. No penalty can be imposed on F card, yes penalty can be imposed on F card holder, so option A is your correct answer. Coming to question number 129. Where any smuggled goods are sold by person having knowledge or reason to believe that the goods are smuggled goods, the sale proceeds thereof shall be liable to confiscation. Yes the statement is true, the statement is correct. The other options are the statement is false as the sale proceeds are not smuggled goods, no this is not, this is incorrect. Sale proceed can be confiscated. The statement is false as the sale proceeds are not covered under the Customs Act, no that is covered under Customs Act. The statement is true, this is your correct answer. The statement is true is your correct answer. And D is the statement is false as there is no such section in the Customs Act. सेक्शन है कस्टम एक्ट में, सेक्शन है, और सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन है 121 ऑफ कस्टम्स एक्ट। वो क्या कहता है? कॉन्फिस्केशन ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ स्मगल्ड गुड्स। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट।
Option C, the statement is true, is your correct answer. Coming to question number 130, the rate of duty and tariff valuation of export goods shall be, एक्सपोर्ट गुड्स के लिए टैरिफ वैल्यूएशन एंड रेट ऑफ ड्यूटी सेक्शन 16 ऑफ कस्टम्स एक्ट वो क्या कहता है, द डेट ऑन विच द ईजीएम इज फाइल्ड, नो दिस इज इनकरेक्ट। द डेट ऑन विच द शिपिंग बिल इज फाइल्ड, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द डेट ऑफ ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस ऑफ द गुड्स, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, एंड डी नन। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 131, whether merchandise export from India scheme MEIS benefits can be claimed in addition to the duty drawback scheme, yes that can be claimed. Option A yes, option B no, option C only after paying the duty, and D yes subject to permission by proper officer. C was yes subject to permission by DGFT. Option A yes is your correct answer. Coming to question number 132, when a bill of entry has been presented before the date of entry, एडवांस या प्रायर बिल ऑफ एंट्री की बात करता है। डेट ऑफ एंट्री इनवार्ड्स ऑफ द वेसल, एंट्री इनवार्ड के पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी गई, प्रायर बिल ऑफ एंट्री है। ऑन विच डेट द बिल ऑफ एंट्री शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्रेजेंटेड, इस केस में प्रायर के केस में सेक्शन 15 कहता है कि जिस डेट की इनवार्ड डेट होगी उस डेट को माना जाएगा कि उसी डेट को बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट हुई है। Options are date of entry inwards, date of presentation of bill of entry, date of assessment, date of payment of duty. Option A, date of entry inward is your correct answer. Coming to question number 133, can the owner of any warehouse goods after warehousing inspect the goods and show the goods to any buyer for sale? Yes, he can. इंस्पेक्शन कर सकता है, अपना माल किसी बायर को सेलिंग के लिए शो कर सकता है, दिखा सकता है। नो ही कैन नॉट। ऑप्शन ए यस ही कैन, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। ओनली आफ्टर पेइंग द ड्यूटी, ओनली आफ्टर परमिशन ऑफ द कमिश्नर, देयर इज नो सच परमिशन इज नीडेड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स एंड शोइंग द गुड्स टू एनी बायर फॉर सेल. So that's why option B, yes he can, is the correct answer. Coming to question number 134, return of state and central tax levies ROSCTL can be claimed along with duty drawback only if duty drawback is not claimed, only if brand rate of drawback is claimed, none. ROSCTL जो है वो स्टेट और सेंट्रल लेवीज के अगेंस्ट में मिलती है और वो ड्यूटी ड्रॉबैक के साथ ली जा सकती है। देन along with duty drawback is your correct answer. Coming to question number 135, which of the following is incorrect in respect of freely importable unclaimed goods? freely importable है, restricted या prohibited नहीं है और unclaimed है, किसी ने उस पर क्लेम नहीं किया है। सेक्शन 48 वाले 30 डेज पास हो चुके हैं। देन ऑप्शन ए गुड्स में बी ऑक्शन्ड बाय कस्टम्स, देखिए ऐसे माल का ऑक्शन जो करता है एज पर सेक्शन 48 वो करता है कस्टोडियन। बी देखिए गुड्स में बी ऑक्शन्ड बाय कस्टोडियन, दिस इज द करेक्ट आंसर। गुड्स में बी कॉन्फिस्केटेड एंड ऑक्शन्ड बाय कस्टम्स, कॉन्फिस्केशन नहीं होता, सीधे ऑक्शन होता है। एंड डी नन। ऑप्शन बी गुड्स में बी ऑक्शन्ड बाय कस्टोडियन इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 136, कैन एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सेफगार्ड ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल
and used in the manufacture of export goods be allowed as duty drawback? देखिए एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी के अमाउंट का कैलकुलेशन के अमाउंट को AIR फिक्सेशन में कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। पर जब ब्रांड रेट फिक्सेशन के लिए अप्लाई करता है एक्सपोर्टर, तब वो अपने द्वारा पेमेंट की गई सारी ड्यूटीज का विवरण के पर्टिकुलर्स कस्टम्स में सबमिट करता है। तो ब्रांड रेट के केस में तो ड्रॉबैक मिल सकता है एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी का, अदरवाइज AIR के केस में नहीं मिल सकता। A, no, B, yes, these are considered while fixing of AIRs. C, yes, only under brand rate. D, yes. C, yes, only under brand rate is your correct answer. Coming to question number 137, the proper officer shall give advance notice to the auditee before start of audit under Customs Act 1962 of a period not less than, as per customs audit regulations, it is 15 days. 15 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा ऑडिटी को, प्रॉपर ऑफिसर को। A 30 days, B 25 days, C 15 days, D 60 days. C 15 days is your correct answer. Coming to question number 138, why SCOMATE items are not freely exportable as per foreign trade policy? SCOMATE items freely exportable क्यों नहीं है foreign trade policy में? These items are manufactured solely with imported material. No, this is not. These are agricultural products. No, this is also not. These items contain precious metals like gold or silver. No, this is also incorrect. These are dual use items and technologies. Yes, this is the correct answer. SCOMATE items are dual use items and technologies. Option D is your correct answer. Coming to question number 139, as per the foreign trade policy 2015-20, import of second hand goods other than capital goods is restricted. कैपिटल गुड्स फ्रीली इंपोर्टेबल है और रेवेन्यू गुड्स रेस्ट्रिक्टेड है एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20। ऑप्शन ए इज फ्रीली इंपोर्टेबल, ऑप्शन बी रेस्ट्रिक्टेड एंड इज इंपोर्टेबल ओनली अगेंस्ट ऑथराइजेशन, ऑप्शन सी प्रोहिबिटेड, ऑप्शन डी कमिश्नर ऑफ कस्टम इज ऑथराइज्ड टू परमिट सच इंपोर्ट। Option B, restricted and is importable only against authorization is your correct answer. Coming to next question number 140. Re-import of goods sent for repair testing as per the foreign trade policy is freely importable without any authorization, restricted and is importable only against authorization, prohibited and none. देखिए री-इम्पोर्ट के केस में अगर रिपेयर और टेस्टिंग के लिए माल गया हुआ था तो वो फ्रीली इंपोर्टेबल है। ऑप्शन ए फ्रीली इंपोर्टेबल विदाउट एनी ऑथराइजेशन इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 141, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम फॉर रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी अंडर सेक्शन 26A ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। सेक्शन 26A 26A और 26 सेक्शंस ऑफ कस्टम्स एक्ट, उसमें रिफंड क्लेम फाइल करने के लिए 6 मंथ्स का टाइम मिलता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर को। ऑप्शंस हैं आपके 1 मंथ फ्रॉम द रिलीवेंट डेट, 3 मंथ्स फ्रॉम द रिलीवेंट डेट, 6 मंथ्स फ्रॉम द रिलीवेंट डेट, 12 मंथ्स फ्रॉम द रिलीवेंट डेट। ऑप्शन सी 6 months from the relevant date is your correct answer. Coming to question number 142, an importer from Mumbai sells his goods on high sea sales basis to a buyer in Mumbai. मुंबई का इंपोर्टर है, मुंबई में ही हाई सी सेल में माल बेचता है। Which of the following is correct in respect of
हाई सी सेल ट्रांजेक्शन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? IGST इज लेविएबल? नो, IGST इज नॉट लेविएबल. नो GST इज लेविएबल? नो GST इज लेविएबल, कोई GST नहीं लगेगी. दिस इज द करेक्ट आंसर. CGST and SGST is leviable? None. SGST along with applicable compensation cess are leviable. This is also incorrect. Option B is your correct answer. No GST is leviable. 143. Persons accused of offences both under Customs Act and NDPS Acts are, जिसने NDPS और Customs Act दोनों में ऑफेंस किया हो, eligible for compounding of offence? No. नॉट एलिजिबल फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस. देखिए, जब भी NDPS एक्ट इन्वॉल्व हो जाता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 137 का 3, उसके लिए उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है. सी एलिजिबल इफ चार्ज एज कंज्यूमर अंडर NDPS एक्ट? नो. एंड डी नन. ऑप्शन बी नॉट एलिजिबल फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इज योर करेक्ट आंसर. Coming to question number 144. Which of the following is not an adjudicating authority under Customs Act 1962? इनमें से कौन adjudicating authority नहीं है? Commissioner of Customs adjudicating authority है. Commissioner of Customs Appeals ये adjudicating authority नहीं है, क्योंकि ये appellate authority है. सी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम, ये भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है. डी सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स गजेटेड ऑफिसर, ये भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है. ऑप्शन बी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अपील्स इज नॉट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. दिस इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 145. ए बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट आर सिमिलर इन मैनी वेज बट नॉट द सेम थिंग. बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट दोनों एक जैसी चीजें हैं, पर एक जैसी नहीं है सभी तरह से. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से क्या सही नहीं है? देखिए, किसी भी क्वेश्चन को हल करते हुए इस बात पे विशेष ध्यान देना है कि उस स्टेटमेंट में कहीं नॉट तो नहीं लगा हुआ. सॉरी, उस स्टेटमेंट में कहीं नॉट तो नहीं लगा हुआ. जैसे कि इस स्टेटमेंट में इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है वो आपको पिक आउट करना है. जो सही है उसको छोड़ देना है, जो सही नहीं है वो ढूंढना है. इन ए बैंक गारंटी 3 parties आर इन्वॉल्व. द बैंक, द पर्सन टू whom द गारंटी इज इश्यूड इज गिवन एंड द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द बैंक इज गिविंग गारंटी. 3 पार्टीज होती हैं बैंक गारंटी में, बिल्कुल सही बात है. तो ये तो करेक्ट है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता. दूसरा, इन केस ऑफ ए लेटर ऑफ क्रेडिट देयर आर नॉर्मली 4 parties इन्वॉल्व, इश्यूइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, द एप्लीकेंट एंड द बेनिफिशियरी. ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि लेटर ऑफ क्रेडिट में 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. ए बैंक गारंटी ओनली बिकम एक्टिव व्हेन द एक्यूज्ड फेल टू पे द नेसेसरी अमाउंट, वेयर एज इन केस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट द इश्यूइंग बैंक डज नॉट वेट फॉर द बायर टू डिफॉल्ट एंड फॉर द सेलर टू इन्वोक द अंडरटेकिंग. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि बैंक गारंटी तभी एक्टिव होती है जब कोई डिफॉल्ट करता है, जबकि लेटर ऑफ क्रेडिट में ऐसा कुछ नहीं है. तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है. अगला, बोथ दीज इंस्ट्रूमेंट्स डू नॉट हैव एनी वैलिडिटी पीरियड. ये गलत है, वैलिडिटी पीरियड होता है. तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 146. हु रेफर्स द बिल ऑफ एंट्री टू FSSAI authorities as per SWIFT, single window interface for facilitation of trade. SWIFT सिस्टम में बिल ऑफ एंट्री को FSSAI को कौन रेफर करता है? देखिए, FSSAI को कोई रेफर नहीं करता है.
आरएमएस सिस्टम जो है कस्टम्स का, वो अपने आप उसकी एक कॉपी संबंधित पीजीए पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसी को फॉरवर्ड कर देता है, उनके सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट होने लगती है, उनके क्यू में आ जाती है। ऑप्शंस देखिए, द सेड ऑफिसर रेफर द गुड्स टू एफएसएसएआई अथॉरिटीज मैन्युअली, नहीं, गलत है। द सिस्टम ऑटोमेटिकली रेफर्स टू एफएसएसएआई, दिस इज द करेक्ट आंसर। The importer or their custom broker will refer the goods for examination by FSSAI. This is also incorrect. And D, none of the above. Option B, the system automatically refer to FSSAI is the correct answer. Coming to question number 147, which of the following statements about container freight station CFS are correct? CFS के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंटेनर फ्रेट स्टेशन आर करेक्ट? सीएफएस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सीएफएस इज ए सेल्फ कंटेन्ड कस्टम स्टेशन लाइक ए पोर्ट, कि सेल्फ कंटेन्ड कस्टम स्टेशन होता है, पूरी तरह से कस्टम स्टेशन की तरह होता है सीएफएस। ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि सीएफएस जो है दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ कस्टम स्टेशन, दिस इज इटसेल्फ नॉट ए कस्टम स्टेशन, तो ये इनकरेक्ट है। दूसरा देखते हैं, कस्टम्स फंक्शंस लाइक फाइलिंग ऑफ मैनिफेस्ट एंड असेसमेंट्स आर नॉट डन इन सीएफएस। सीएफएस में फाइलिंग ऑफ मैनिफेस्ट असेसमेंट वगैरह नहीं होते, करेक्ट है। सीएफएस एज एन एक्सटेंशन ऑफ ए कस्टम स्टेशन सेटअप विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डीकंजेस्टिंग द पोर्ट्स, ये करेक्ट है, क्योंकि सीएफएस का मोटिव बनाने का जो होता है वो डीकंजेस्ट करना होता है पोर्ट्स को। फोर्थ देखिए, इन सीएफएस ओनली ए पार्ट ऑफ द कस्टम प्रोसेस इज कैरिड आउट, पार्शियल प्रोसेस जो है सीएफएस में होती है, बाकी सारा कस्टम स्टेशन पे किया जाता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, उसके अलावा सारे स्टेटमेंट्स जो हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑल आर करेक्ट। Only statement second, third, fourth is the correct answer. Coming to next question number 148, which of the following international organization has developed and adopted the safe framework of standards? safe framework of standards किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किए हैं? ऑप्शन ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, सी यूनाइटेड नेशंस, डी यूरोपियन यूनियन। देखिए, सेफ फ्रेमवर्क जो अडॉप्ट किए हैं वो किए हैं वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 149, the status of authorized economic operator in India is granted by, AEO का सर्टिफिकेशन कौन देता है? DGFT बिल्कुल नहीं देता। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स है नहीं, ये भी नहीं देता। CBIC बोर्ड जो है कस्टम का वो देता है, यस यही देता है, CBIC देता है AEO का स्टेटस। डी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नहीं देती है, CBIC देता है। हेंस सी, ऑप्शन सी CBIC इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 150, इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ एडिबल प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस द वैलिड सेल्फ लाइफ शुड नॉट बी लेस देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल सेल्फ लाइफ ऑफ इंपोर्टेड गुड्स? देखिए, ट्रिकी क्वेश्चन है,
क्यों है? इंपोर्ट ऑफ एडिबल प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए एडिबल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट जब किए जाते हैं, देखिए होम कंजम्पशन के लिए जब इंपोर्ट किए जाएंगे तब कुछ अलग रूल है, और जब एक्सपोर्टेशन के लिए किए जाएंगे तब उसमें रिलैक्सेशन है। तो वो रिलैक्सेशन क्या है कि सेल्फ लाइफ वाली कंडीशन हट जाती है, रिमूव हो जाती है। इसमें दिया हुआ है कि 50%, 60%, 70% नॉट एप्लीकेबल। जब री एक्सपोर्ट के लिए कोई माल इंपोर्ट किया जाएगा तो नॉट एप्लीकेबल होगी सेल्फ लाइफ वाली कंडीशन, एज पर जनरल नोट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। और इस तरह से